जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है द सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, इन शॉर्ट सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से जिस नेचर का कंडक्ट रूल है उसी नेचर का ये है, क्योंकि वो भी डिसिप्लिन के बारे में बात करता है और ये जो सीसीए सीसी रूल है ये भी डिसिप्लिन को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके बारे में बात करता है। तो एक बारी जो इसके अंदर रूल्स कवर हो रहे हैं इस आपके टॉपिक के अंदर उसको एक बारी देख लेते हैं। तो ये जो है टॉपिक आपका या रूल्स है, ये इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट वन जो है वो जनरल पार्ट है। जनरल पार्ट के अंदर शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, सीसीएस सीसी रूल 1965 ये बताया गया। कमेंसमेंट ये कब से आया, कमेंसमेंट के अंदर ये आपका 1 दिसंबर 1965 से कमेंसमेंट में आया है। तो ये ऐसी बातें बताई गई है। फिर इंटरप्रिटेशन है, यानी हर रूल के अंदर एक डेफिनेशन क्लॉज होता है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि इन रूल्स के तहत आपका जो वर्ड होगा उसका क्या मीनिंग होगा। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं पे दिया हुआ है तो वो किस किस गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्लूड करेगा। किसी सर्विस की डेफिनेशन दे रखी तो सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होंगी। तो इस तरीके से सारी जो डेफिनेशन है वो बताई गई है। जैसे कि कमीशन का यहाँ पे अगर कहीं पे कमीशन वर्ड यूज होगा तो उसको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन माना जाएगा। इस तरह की बातें बता रखी है। तो डिटेल में हम देखेंगे। अभी हम एक ब्रीफ में देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर आउटलाइनिंग क्या है इसका और क्या क्या जो है इसके अंदर रूल्स ब्रीफली कवर किए गए हैं उसके बारे में हम जाने, ताकि एक ब्रॉड आइडिया लग सके कि ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा रूल है, ये हमारा इसके बारे में ये हमें बताता है। थर्ड में एप्लीकेशन है, यानी ये रूल्स अप्लाई किस किस के ऊपर होते हैं। तो ये रूल किस किस के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब ऐसा है कि जो ये रूल्स हैं उनके लिए स्पेशल कैटेगरी के लोगों को या स्पेशल गवर्नमेंट सर्वेंट को ही चुना गया है। इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल अपील रूल्स 1965 है, इसके अलावा भी अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनके लिए भी अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं सर्विस डिसिप्लिन के। जैसे कि रेलवेज के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको, ये रेलवे सर्वेंट के लिए अलग बना रखे हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की गई हैं उसके बारे में ये शेड्यूल में दे रखा है। ये जो आपका सीसीएस रूल है इसके शेड्यूल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल में बता रखा है कि कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीएस सीसी रूल 1965 बनाया गया, ये कुछ कैटेगरी के सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। उसके अलावा जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट, तो उनके लिए अलग से रूल बनाए गए हैं। तो जैसे रेलवे, तो क्लियरली रेलवे का क्योंकि अलग रूल बना हुआ है डिसिप्लिन का, तो उसके अंदर रेलवे के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो अप्लाई होते हैं या उनके ऊपर वो अप्लाई होता है। और वो जो है ये इसके प्रीव्यू से, ये जो सेंट्रल सिविल सर्विस 1965 है इसके रूल से वो बाहर है। इसी तरह से आप देखेंगे तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उनका डिसिप्लिन और अपील का अलग से रूल बना हुआ है 1969। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रूल है 1965 वाला, ये ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस और इस तरह के कैटेगरी के जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो कैटेगराइज कर दिया गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर ये डिसिप्लिन का जो रूल्स होंगे वो अलग लगेंगे, तो उनको अलग से बनाया गया क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है। सारे स्ट्रक्चर जो है सेम नहीं है सभी सर्विसेज के, तो इस वजह से अलग अलग ये रूल्स बनाए गए हैं। तो हमारा स्कोप तो सिर्फ ये रहेगा कि हम सीसीएस सीसी रूल के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आपको दिखाने का पर्पज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इन कैटेगरी के लोगों के ऊपर या इन कैटेगरी के गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर इन सर्विसेज के ऊपर अलग से रूल बनाए हुए हैं। तो ये रूल उनके ऊपर अलग से अप्लाई होंगे और ये हमारा सीसीएस सीसी के परव्यू से बाहर है, तो इसलिए उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। तो ये दो तो मैंने स्पेसिफिकली आपको दिखा दिए, रेलवे सर्वेंट वाला और ऑल इंडिया सर्विसेज वाला। तो इसलिए ये इनके ऊपर तो ये सीसीएस सीसी रूल अप्लाई नहीं होगा। किन के ऊपर अप्लाई होगा, ये ऑलरेडी इसके अंदर शेड्यूल बना हुआ है। शेड्यूल के अंदर पार्ट 5 है। एक पार्ट है जिसके अंदर ग्रुप ए सर्विस के बारे में है, पार्ट बी है जिसके अंदर ग्रुप बी सर्विस के बारे में है, ग्रुप सी के बारे में भी दे रखा पार्ट 3 के अंदर, ऐसे पार्ट 4 इसमें डी के बारे में दे रखा है, और बाकी जो बच गए हैं सिविल पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज उसको पार्ट 5 में दे रखा है। तो यानी इनके ऊपर अप्लाई होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन है, यानी किस तरह से सर्विसेज को क्लासीफाई किया गया। तो ये मैंने जो पार्ट दिखाए हैं आपका शेड्यूल के अंदर 1 to 5, इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया, तो इसलिए वो डिटेल में वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं, या जब हम इसको क्लासिफिकेशन की बात डिटेल में करेंगे तो उसमें देखा जा सकता है। तो सर्विसेज को कैसे क्लासीफाई किया है, कौन सा जो सर्विस है कॉन्स्टिट्यूट करेगा सेंट्रल सिविल सर्विस के अंदर, कौन कौन से लोग आएंगे इसके अंदर, क्लासिफिकेशन कैसा होगा पोस्ट का, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डिटेल के अंदर क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट किस बेसिस पे किया गया, कैसे किया गया, वो सभी यहाँ पे रूल 6 में दिया गया। रूल 7 के अंदर आपका बाकी जो बच गए उनको जनरल सेंट्रल सर्विसेज बताया गया है। तो डिटेल में जब हम इसको देखेंगे रूल को तो तभी चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है। फिर उसके बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, तो ग्रुप ए के लिए, ग्रुप ए पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, किस तरह से सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होगा, और बाकियों के लिए जो सर्विसेज या पोस्ट है उसमें कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, उसके बारे में चर्चा 8 और 9 में आपकी हो जाएगी। जो रूल 10 है आपका, ये पार्ट 4 इसका अलग से बना दिया गया सस्पेंशन का। तो इसके अंदर बेसिकली सस्पेंशन किन किन केसेस में होगा, कैसे कैसे सस्पेंशन हो सकता है, वो उसके बारे में चर्चा रूल 10 के अंदर हम करेंगे। ये जो रूल के नंबर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम में कभी कभार रूल का नंबर भी पूछ लिया जाता है कि सस्पेंशन किस रूल के तहत दिया गया, और ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। तो इसलिए आप ये रूल्स भी ध्यान में रखें कि रूल नंबर किसका किस में है। जो इंपॉर्टेंट रूल्स है खासकर उनका, जैसे कि सस्पेंशन हो गया, पेनल्टीज हो गया, तो इन चीज़ों के बारे में, मेजर पेनल्टी किसके रूल के तहत अप्लाई किया जाता है या इम्पोज किया जाता है, माइनर पेनल्टी किन रूल्स के तहत इम्पोज किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट 5 है आपका पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। तो पेनल्टीज कौन कौन लगा सकता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज कौन कौन सी होंगी, ये पार्ट के अंदर दे रखा है। तो 11 आपका पेनल्टीज है, इसमें मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन कौन से मेजर और माइनर पेनल्टीज होंगी, किस किस तरह की, उसके बारे में देखा है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज कौन कौन हो सकती हैं उसके बारे में रूल 12 के अंदर बताया गया है। उसके बाद रूल 13 के अंदर अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स कौन कौन अथॉरिटी स्टार्ट कर सकती हैं इसके बारे में रूल 13 के अंदर बता दिया गया है। फिर उसके बाद आपका पार्ट 6 है, पार्ट 6 में आ जाता है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। पेनल्टीज जब इम्पोज करनी होगी तो प्रोसीजर क्या आपको वहां पे अप्लाई करना है, इसके बारे में जो है पार्ट 6 में बताया गया। तो पार्ट जो आपका 6 है ये प्रोसीजर के बारे में बेसिकली डील करता है, मेजर पेनल्टी लगानी हो, माइनर पेनल्टी लगानी हो, दोनों के केस में। 14 जो रूल है स्पेसिफिकली बताता है कि मेजर पेनल्टीज आप किस तरीके से लगाएंगे। एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, एक बारी प्रोसीजर आपने फॉलो कर लिया और अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली इंक्वायरी ऑफिसर ने, तो उसके बाद उन इंक्वायरी ऑफिसर के उस रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, कैसे कैसे क्या करना है, उसके बारे में 15 में बताया गया है। फिर उसके बाद 16 में बताया गया कि माइनर पेनल्टीज किस तरह से इम्पोज करनी है, प्रोसीजर उसका क्या रहेगा। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स है, जो भी ऑर्डर्स पास किए गए उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, जो डेलिक्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है या चार्ज ऑफिसर है या जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं उसको कैसे कम्युनिकेट करना है ऑर्डर्स को, उसके बारे में बताया गया। कॉमन प्रोसीडिंग्स, अगर एक से ज़्यादा जो है लोगों के ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है या एक के ऊपर ही एक से ज़्यादा प्रोसीडिंग चल रही है तो कॉमन प्रोसीडिंग किस तरीके से चलाई जा सकती है उसके बारे में 18 के अंदर बताया रूल। उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस, अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, कोई सर्टेन स्पेसिफिक केसेस में किस तरह से स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बारे में भी 19 के अंदर बताया गया है। और इसके बाद 20 में प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिसर लैंड टू स्टेट्स, जैसे कुछ ऑफिसर जो होते हैं डेपुटेशन में चले जाते हैं, फॉरेन सर्विस में चले जाते हैं, तो उस केस में अगर कोई मान लो एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको दूसरे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसको लैंड कर दिया गया, उसको दे दिया गया है, तो उस केस में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलाई जा सकती हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में। और वहीं उसका उलट अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से बोरो किया गया है, तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बोरो किया गया किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से प्रोसीडिंग चलेंगे उसके बारे में। फिर जो पार्ट 7 है उसके अंदर अपील्स के बारे में कि अपील किस तरह से हो सकती है। ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, ऐसे ऑर्डर जिसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते उसके बारे में बता रखा है 22 में। 23 में ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील लाइज, किन किन केसेस में आप अपील कर सकते हैं 23 में उसके बारे में बता दिया गया है। अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा 24 में उसको बता दिया गया है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कितने टाइम के दौरान आप जो है अपील कर सकते हैं। मान लो कोई ऑर्डर पास किया गया आपके खिलाफ, तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम में जाके उसको कर सकते हैं,
3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, इस तरीके से नहीं कि आप सोते रहे फिर बाद में आपको याद आया कि मुझे अपील करनी चाहिए तो आप अपील करने चले गए। आपके लिए एक टाइम फिक्स किया गया है और जनरली अगर आप देखेंगे 25 पढ़ेंगे तो उसके अंदर 45 डेज का लिमिटेशन पीरियड है। तो यानी कहने का मतलब कि लिमिटेशन पीरियड का मतलब ये कि ये लिमिटेड टाइम जो दिया जा रहा है आपको, उसके अंदर आपको अपील करनी है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी अपील कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन पीरियड के बारे में क्या डिटेल में है 25 रूल के अंदर हम पढ़ लेंगे। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील, अपील जो होगा किस फॉर्म में होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या क्या इंक्लूड करी जानी चाहिए, इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे 26 के अंदर डिटेल में। कंसिडरेशन ऑफ अपील, अपील कब कंसिडर की जाएगी इसके बारे में आ जाएगा 27 के अंदर। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर इन अपील, तो जब एक बारी ऑर्डर जो अपील के अंदर गया है उसको इम्प्लीमेंट करना है और कोई उसके अंदर अपील में आ गया, उसका ऑर्डर आ गया, तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 28 में बात करेंगे। और उसके बाद पार्ट 8 जो है आपका रिवीजन एंड रिव्यू के बारे में है। तो रिवीजन किन केसेस में हो सकता है और रिव्यू किस केस में हो सकता है, तो रिवीजन और रिव्यू में डिफरेंस भी क्या है ये भी हम उसके बारे में चर्चा फिर हम 28 और 29A में बात करेंगे इसका। और लास्ट में पार्ट 9 जो आपका मिसलेनियस पार्ट है, उसके अंदर सर्विसेज ऑफ ऑर्डर एंड नोटिसेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सर्विसेज का मतलब है कि डिलीवरी और या हैंडिंग ओवर कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे सर्विस का मतलब कि ऑर्डर किस तरीके से डिलीवर करना है जो पार्टीज हैं उनको, या नोटिस किस तरह से देना है जो पार्टीज हैं, उसके बारे में हम रूल नंबर 30 में हम बात करेंगे। 31 है पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड टू कंडोन डिले। अगर किसी वजह से कुछ डिले हो गया किसी का कुछ फाइल करने में, अपील फाइल करने में, तो उस टाइम पे टाइम लिमिट को कौन रिलैक्स कर सकता है और ये जो डिले है उसको कौन माफ कर सकता है, ये कौन कंडोन कर सकता है, ठीक है, कौन उसको एक तरह से रिलैक्स कर सकता है। और 33 है ट्रांजिटरी प्रोविजंस। तो ट्रांजिटरी प्रोविजन जनरली ये होता है जब ये आया आपका 1965 का सीसीए रूल, तो पहले भी एक सीसीए रूल था, वो था 1957 का। तो ट्रांजिटरी जब फेज रहता है, जब पुराने से हम नए में आते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें पुरानी इंप्लीमेंट रहती है जब तक ये पूरी तरह से फुल फ्लेज आपका नया जो रूल आता है वो इंप्लीमेंट ना हो जाए। तो वो ट्रांजिटरी प्रोविजंस क्या क्या थे उसके बारे में 33 में पढ़ लिया जाएगा। 34 में रिपील एंड सेविंग। तो जब ये आया तो पुराना जो आपका रूल था सीसीए रूल 1957 वो रिपील हो गया, और उसके अंदर लेकिन जब तक ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो जाता तो किन किन पार्ट को सेव कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया, या कह सकते हैं कि अगर उसके तहत कोई प्रोसीडिंग चलाई गई तो उसको ये मान लिया जाएगा कि इसके अंदर वो प्रोसीडिंग है। तो इस तरह की जो सेविंग्स है उसके बारे में 34 में हम चर्चा करेंगे। और 35 है रिमूवल ऑफ डाउट, यानी अगर इस पूरे एक्ट के रूल के अंदर कोई डाउट आता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम किस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, कौन नोडल एजेंसी है, कौन नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके बारे में 35 में चर्चा की जाएगी। शेड्यूल मैंने आपको एक बार दिखाई दिया कि ब्रीफली क्या क्या चीज़ें हैं। तो शेड्यूल के भी 5 पार्ट है, जिसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर कौन कौन से सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए के पोस्ट या सर्विसेज जो है कवर होते हैं इस रूल के तहत, यानी सीसीए रूल उनके ऊपर अप्लाई होता है, वो यहाँ पार्ट ए में दिया हुआ है आपका। पार्ट 2 के अंदर यानी पार्ट बी के अंदर दे रखा है आपका कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप बी के कौन कौन से जो सर्विसेज हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई होता है ये रूल, तो उसके बारे में आपका पार्ट 2 में दे रखा है। इसी तरह से ग्रुप सी के जो सर्विसेज हैं उसका पार्ट 3 में दे रखा है, ग्रुप डी पार्ट 4 में दे रखा है, और उसके अलावा अगर जो बच गए हैं और सेंट्रल पोस्ट जो है डिफेंस में, उनको जो है पार्ट 5 में लिया गया है और उनके ऊपर ये अप्लाई होता है। तो एक बात तो आपको स्पेसिफिकली समझ लेनी है कि जिन जिन सर्विसेज को इन शेड्यूल में बताया गया है कि भाई ये पार्ट 1 जो है ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए के इन सर्विसेज को इंक्लूड करता है, यानी इनके ऊपर ही अप्लाई करेगा, ठीक है, इनके अलावा जो है उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। स्पेसिफिकली जो मेंशन किया गया है उनके ऊपर अप्लाई करेगा, क्योंकि आपका ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज ये भी है और इसके अलावा जैसे रेलवे है ये भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, लेकिन क्या है इसका स्ट्रक्चर अलग है तो इसलिए इसको अलग से बनाया गया है। तो इसके अंदर मतलब यही निकला कि स्पेसिफिकली अगर शेड्यूल बताता है कि ये सर्विसेज हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है तो उन्हीं पे अप्लाई होगा। तो ग्रुप ए का आपका इसके अंदर बता रखा है, ग्रुप बी का आपका इस पार्ट 2 में बता रखा है, ग्रुप सी का आपका पार्ट 3 में बता रखा है, ग्रुप डी का पार्ट ये 4 में बता रखा है, और ग्रुप जो बाकी बचे हैं डिफेंस सर्विस वाले सिविल पोस्ट वाले उसका जो है पार्ट 5 में बता दिया हुआ है। तो इस तरीके से यानी इन्हीं के ऊपर ये अप्लाई होगा
और ये जो जनरली एप्लीकेशन वाला आपका रूल 3 है उसमें भी हम बात कर लेंगे कि कैसे वो उन्होंने बताया है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सीसीए रूल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कहाँ से आया, कैसे आया, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसका रोल है। तो उससे क्या होता है, हमें टॉपिक को समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं नीड फॉर सीसीए रूल्स 1965 वाई रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि हमने देखा था, सीसीए रूल आपका कंडक्ट रूल भी है, ठीक है, सीसीए नहीं सॉरी सीसीएस कंडक्ट रूल है आपका 1964। वो उसका पर्पस क्या है, जैसे कि इस पूरे देश को चलाने के लिए देश में क्या बना हुआ है, आईपीसी और आपका सीआरपीसी बना हुआ है। आईपीसी बेसिकली क्या बताता है कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो ये ऑफेंसेस होंगे। पहले तो इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफाइन कर दिया गया कि ये जो है ऑफेंसेस हैं, ये काम करना ऑफेंसेस है। किसी का मर्डर करना, अटेम्प्ट टू मर्डर करना, चोरी करना, इस तरह से डिफाइन कर दिया गया। फिर उसके बाद सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बताता है कि किस तरीके से अगर किसी ने आईपीसी के तहत कोई क्राइम किया है तो उसको किस प्रोसीजर के तहत उसको सजा देनी है। तो उसी तरह से सिमिलरली गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर क्या होता है, आपके कंडक्ट रूल्स डिफाइन कर दिए कि कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो कंडक्ट रूल 1964 जो है वो आपका बताता है कि अगर ये वायलेशन आपने किया तो ये क्या माना जाएगा, मिसकंडक्ट माना जाएगा या कंडक्ट रूल का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, कंडक्ट रूल ने डिफाइन कर दिया कि ये चीजें मिसकंडक्ट है, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर किसी ने मिसकंडक्ट कर दिया तो आप उसको सजा कैसे देंगे, उसको पनिशमेंट कैसे देंगे, उसके ऊपर चार्जेस कैसे लगाएंगे, क्या फ्रेम करेंगे और क्या तरीका रहेगा। तो एक तरीके से जो आईपीसी था उसी का गवर्नमेंट के अंदर आप समझ सकते हैं कंडक्ट रूल है पैरेलली। और जिस तरीके से सीआरपीसी बना हुआ है जिसके अंदर प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से किसी के ऊपर ऑफेंस का जो है प्रोसीडिंग चलानी है, उसी तरह से गवर्नमेंट के अंदर आपका सीसीए रूल है जिसके अंदर ये बताया गया कि इस प्रोसीजर के तहत अगर किसी ने मिसकंडक्ट कर दिया है तो इस प्रोसीजर के तहत आप उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो पैरेलली आपको समझ में आ गया, यानी ये हमारा गवर्नमेंट का क्या है, आईपीसी और सीआरपीसी है। जो कंडक्ट रूल है वो आईपीसी है गवर्नमेंट के लिए, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो सीआरपीसी वो क्या आपका सीसीए रूल है। ठीक है, तो ये पैरेलली आपको समझ में आ गया कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर आईपीसी और सीआरपीसी काम करता है उसी तरह से हमारे गवर्नमेंट के अंदर कंडक्ट रूल और सीसीए रूल काम करता है। यानी कंडक्ट रूल ये बताता है क्या क्या चीजें एक ऑफेंस है, यानी क्या क्या चीजें एक मिसकंडक्ट है। ठीक है, और सीसीए रूल ये बताता है किस प्रोसीजर के तहत उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है और किस प्रोसीजर के तहत उसके साथ क्या क्या व्यवहार करना है, उसको चार्जेस को फ्रेम करने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए क्या क्या के हमें प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बारे में ये बताता है। तो इस वजह से सीसीए रूल की जरूरत है। सीसीए रूल की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसकंडक्ट करता है, जो कि मिसकंडक्ट डिफाइंड है आपका कंडक्ट रूल के अंदर 1964 के अंदर, तो उसके खिलाफ किस तरह से किस प्रोसीजर के तहत कार्रवाई होगी वो आपका सीसीए रूल बताता है। और इसी के साथ साथ सीसीए रूल ये भी बताता है कि किस तरह की पेनल्टीज होंगी, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी किस किस तरह की होती है उसके बारे में भी बता रखा है। तो एक तरीके से आपका जो ये सीसीए रूल है ये तीन चीजों को बताता है। तो तीन चीजें इसीलिए इसके नाम में तीन चीजें हैं, एक तो क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील। तो क्लासिफिकेशन कहाँ पे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट के बारे में बताता है, इसलिए इसका नाम जो है क्लासिफिकेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरीके से जो है गवर्नमेंट के अंदर एक कंट्रोल रहेगा, ये उसके बारे में बताता है, तो इसलिए इसके अंदर वर्ड कंट्रोल भी है। और अपील, अगर किसी के खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम किए गए, ऑर्डर कोई पास हुआ उसके खिलाफ, तो वो अपील में कैसे कैसे जा सकता है उसके बारे में भी ये रूल बताता है। तो इसीलिए इसके नाम के अंदर जो है क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील भी वर्ड है। ठीक है, चलिए तो अब मेन हमने पॉइंट समझा अभी कि नीड क्यों थी इसकी। अब रूल प्रायर टू सीसीए रूल्स 1965, तो अब शॉर्ट में सीसीए रूल बोलने के बजाय मैं इसको सीसीए रूल्स 1965 बोलूंगा कहीं कहीं पे, तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि इसको सीसीए रूल्स ही की बात हो रही है। तो ये जो सीसीए रूल 1965 है, इससे पहले आपका सीसीए रूल 1957 था, जिसको रिपील करने के बाद ये सीसीए रूल 1965 लाया गया। ठीक है,
अदर डिसिप्लिनरी रूल्स, तो इसके अलावा भी क्या दूसरे डिसिप्लिनरी रूल्स दूसरी सर्विसेज के लिए बने हुए हैं? तो हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अलग रूल बने हुए हैं, तो उनके ऊपर ये हमारा सीसीए रूल 1965 एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरह से रेलवेज के लिए रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 बना हुआ है, उनके ऊपर भी हमारा जो ये रूल है सीसीए रूल ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ कैटेगरीज में अप्लाई होता है, वो हम बात करेंगे। कुछ कैटेगरी कौन कौन सी है? अगर मान लो हमारा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो यहाँ पे डिफाइंड है सीसीए रूल में, वो रेलवेज में चला जाता है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए गया है रेलवेज में, तो इसलिए उसके ऊपर जो है यही वाला रूल जो है अप्लाई होता है। तो ये हम रूल जो 3 है उसके अंदर इसकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेन बात ये थी कि क्या दूसरे तरह के भी डिसिप्लिनरी रूल्स हैं दूसरी सर्विसेज के लिए? तो हाँ, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनके लिए अलग रूल बना हुआ है, और इसी तरह से रेलवे के लिए अलग रूल बना हुआ है, और भी इस तरह के कैटेगरी के जो जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है उनके लिए अलग अलग जो है इस तरह के डिसिप्लिनरी रूल्स बने हुए हैं या सीसीए रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सीसीए रूल जो हमारा इकलौता सीसीए रूल है जो वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को कवर करता है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, और जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पे कहाँ जहाँ पे अलग अलग हायरकी है, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे अलग तरह के डिसिप्लिनरी रूल्स भी बने हुए हैं। तो ये जो डिसिप्लिनरी रूल है हमारा सीसीए रूल, ये एक तरह का डिसिप्लिनरी रूल है, और ये किन के ऊपर अप्लाई होता है ये इनके शेड्यूल में मेंशन्ड है। सोर्सेज ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी मैटर, जो डिसिप्लिनरी मैटर्स है उनसे रिलेटेड सोर्सेज क्या है? सोर्सेज, हम जब भी कोई एक्ट बनता है, कोई रूल बनता है, तो उसका कोई सोर्स होता है कि हमने यहां से पावर डिराइव करके इसको बनाया, यानी गवर्नमेंट ने इस फलाना एक्ट से या कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके इसको बनाया। तो इसी तरह से डिसिप्लिनरी मैटर के अंदर हमारे पास 4 सोर्स हैं। तो 4 सोर्स में सबसे बड़ा सोर्स तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका आर्टिकल 309 है, 3010 है और 311 है, ये 3 जो है आपके आर्टिकल्स हैं, 309, 310 और 311, ये 3 आर्टिकल है जिसके बारे में, जिसके अंदर डिसिप्लिनरी से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है, तो उसको भी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में। फिर उसके बाद होता है स्टैट्यूटरी रूल्स। तो दूसरा स्टैट्यूटरी रूल क्या होता है? स्टैट्यूटरी रूल वो होता है जो किसी स्टैट्यूट यानी किसी एक्ट से पावर डिराइव करके बनाया गया हो, या जो सबसे बड़ा स्टैट्यूट है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके बनाया गया हो। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी रूल उनको कहेंगे जिसके अंदर जो पावर डिराइव की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की गई है, या कहां से डिराइव की गई है, या किसी एक्ट से डिराइव की गई है। एक्ट किसको? जिसने पार्लियामेंट ने जिसको बनाया है, जिस एक्ट को। ठीक है, तो 2 तरीके से हमारे पास। तो ये जो सीसीए रूल्स है ये भी आपका क्या है? एक तरीके का स्टैट्यूटरी रूल है। स्टैट्यूटरी रूल क्यों है इसके बारे में अभी चर्चा कर लेंगे हम। स्टैट्यूटरी रूल बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से? जो आर्टिकल 309 है उसके प्रोवाइजो से। प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट के अंदर लिखा होता है, उसको प्रोवाइजो बोलते हैं। तो इस प्रोवाइजो से पावर डिराइव करके बनाया हुआ है। इसकी चर्चा हमने जब कंडक्ट टूल की थी, हमने पढ़ा था, तो कंडक्ट टूल में भी हमने पढ़ा था कि जो कंडक्ट टूल बनाया है वो प्रेसिडेंट ने बनाया है, और प्रेसिडेंट ने पावर जो डिराइव की है वो 309 आर्टिकल के प्रोवाइजो से डिराइव करके बनाया है। तो उसी तरह से इसको ही बनाया गया है। तो जनरली जो भी आपके रूल्स आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से लेके बनाए जा रहे हैं वो सारे क्या हैं? वो भी अपने आप में स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। तो वो भी एक तरीके से सोर्स है डिसिप्लिनरी मैटर के। तो अगर आप देखेंगे जितने भी इस तरीके के रूल होते हैं उसके स्टार्टिंग में लिखा होता है, यहाँ पे देखेंगे इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय प्रोवाइजो टू आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स। ये आपका जो रेलवे का डिसिप्लिनरी रूल्स है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरीके से क्या है? ये स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। ऑल इंडिया वाला देखेंगे तो उसके अंदर भी यही बात लिखी होगी। तो यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है कि सेक्शन 3 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। तो ये एक्ट से पावर डिराइव की है, एक स्टैट्यूट से पावर डिराइव की है, तो ये भी आपका स्टैट्यूटरी जो है रूल्स हैं। इसी तरह से आपका अगर ये देखेंगे आप जो सीसीए रूल है, तो इसके स्टार्टिंग में, इसके बिगिनिंग में भी आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से पावर डिराइव करके बनाया गया है। तो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 309 और क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 145। तो ये जो आपके ऑडिट होते हैं, इंडियन ऑडिट कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, उनके रिस्पेक्ट की बात करता है। तो दोनों से ये कंसल्टेशन के साथ जो प्रेसिडेंट इसको बनाते हैं, तो इसलिए दोनों का मेंशन है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा स्टैच्यूट कोई नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा स्टैच्यूट है। तो इसीलिए स्टैच्यूटरी पावर आपकी दो तरीके से किसी के पास आ सकती है, या स्टैच्यूटरी रूल दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट पावर डिराइव करके बनाया गया हो, या किसी एक्ट के अंदर दिया गया हो। जैसे कि हमने ये देखा कि ऑल इंडिया सर्विसेज का जो है सेक्शन 3 ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट से पावर डिराइव करके इन रूल्स को बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन पावर कहां से डिराइव की है? स्टैच्यूट से डिराइव की है। तो ये भी एक स्टैच्यूटरी रूल है। तो आपने देखा कि आपका ऑल इंडिया सर्विसेज का जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वाला रूल है वो भी एक स्टैच्यूटरी रूल है। इसी तरीके से रेलवे सर्वेंट वाला जो ये भी एक स्टैच्यूटरी रूल है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर डिराइव करके बनाया गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव होती है स्टैच्यूटरी रूल्स की, या किसी एक्ट से डिराइव होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिनरी मैटर्स के अंदर कहाँ कहाँ पावर दी गई है वो सारी बातें जो है हमें देखना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बात अभी की कि आर्टिकल 309, 310 और 311 के अंदर ये पावर दे रखी है। तो इसको हम डिटेल में बात भी करेंगे। स्टैच्यूटरी रूल्स आपके हो गए जो सीसीए रूल है। तो सीसीए रूल को हम डिटेल में तो चर्चा करेंगे ही। उसके अलावा डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड जो सोर्स हो सकता है जहां पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैसे चलानी है, या किस चीज से को मिसकंडक्ट मानना है, किस तरीके से उसको डील करना है, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑर्डर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन के अंदर भी इसके बारे में जिक्र होता है। तो ये जो जिक्र होता है अब, लेकिन क्या है, अगर देखा जाए इनमें से सबसे जो हाईएस्ट सोर्स है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद आपके स्टैट्यूटरी रूल्स है, क्योंकि वो एक्ट से पावर डिराइव करके बनाए जाते हैं। फिर है गवर्नमेंट ऑर्डर्स या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी बोल सकते हैं इसको आप। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है कभी भी, जैसे कि एक स्टैट्यूटरी रूल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात बोली गई है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आता है स्टैट्यूटरी रूल्स या एक्ट आता है। तो एक्ट कभी भी कोई पास किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोई एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट करता है, उसके खिलाफ होता है, तो उसको कोर्ट क्या कर देता है, उस पोर्शन को जितना वो वायलेट कर रहा है उसको स्ट्रक डाउन कर देता है, यानी उसको कह देता है कि इसको नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो आपको ये समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है वो सबसे ऊपर है, उसके अगेंस्ट या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं हो सकते। और उसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑर्डर और गवर्नमेंट डिसीजन है वो स्टैट्यूटरी जो रूल्स हैं उसके खिलाफ नहीं हो सकते। तो स्टैट्यूटरी रूल्स के खिलाफ गवर्नमेंट ऑर्डर और जीआईडीज कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स और जीआईडी का पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि जो स्टैट्यूटरी रूल के अंदर बताया गया है उसको एक्सप्लेन करना। कि जैसे कि सीसीए रूल के अंदर बताया गया कि प्रोसीजर ये होगा माइनर पेनल्टी के केस में या मेजर पेनल्टी के केस में, ये बताया आपके सीसीए रूल ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन क्या होगा, वो एक्सप्लेनेशन लेके आएगा अगर कोई चीज रूल के अंदर नहीं बताई गई है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उनका सिर्फ सोल पर्पस ये होता है कि रूल्स के अंदर अगर कोई बात अच्छी तरीके से नहीं समझाई दी गई है या उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो हम गवर्नमेंट ऑर्डर के अंदर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जनरली गवर्नमेंट जो होता है, ये डिपार्टमेंट जो होते हैं वो इस चीज को लेके आते हैं। और उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है डिसिप्लिनरी मैटर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स भी है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई एलिमेंट आता है? तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखिए, या अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं अपने आप को या सोचना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद सोचें कि क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में सर्च करके देखें किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहीं पे दिया गया है क्या। अगर हम दूसरी तरफ बात करें जुडिशियल सिस्टम की, तो कोर्ट्स ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना है, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का भी माना है। और ये जो हम जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल हो गया, जैसे कि ये सीसीए रूल है ना, ये पूरी तरह से कोर्ट का मामला है ना पूरी तरह से ये गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का मामला है, तो ये बीच का है, तो इसको क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। जुडिशियल क्या हो गया, जो कोर्ट से रिलेटेड है, जो कोर्ट के अंदर मैटर चलते हैं वो जुडिशियल मैटर हो गए।
और एग्जीक्यूटिव मैटर वो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के, जो हम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसका रोल हर जगह है, तीनों ही जगह। ये जुडिशरी में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जुडिशरी में लेकिन ज़्यादातर सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर डिफाइंड है, तो वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड होता प्रोसीजर, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ पे कोई इस तरीके का रिजिड प्रोसीजर नहीं दिया हुआ और पूरी तरह से नहीं लिखा होता, तो वहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल तो हमें जो फॉलो करना था वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर का मतलब क्या हुआ और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो सोर्सेज हैं डिसिप्लिनरी मेथड के, उसमें से पहला सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। फिर उसके अंदर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या क्या चीज़ें बताई गई है या क्या क्या प्रिंसिपल्स इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद हम स्टैट्यूटरी रूल्स देखेंगे। स्टैट्यूटरी रूल क्या है, आपका सीसीएस सीसीए रूल। तो सीसीएस सीसीए रूल क्या बताता है डिसिप्लिन के बारे में और क्या प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम उसके बाद देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस भी देखेंगे। तो ये हमारा पूरा जो ये टॉपिक है उसके बारे में इस तरीके से हम चलेंगे। इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर या डिसीजन है, इसके अंदर एक का रेफरेंस मैं अभी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है। ये कहता है ऑफिसर परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ऑफ ए पोस्ट कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर अंडर द रूल्स। तो स्टैट्यूटरी पावर्स कौन सी होगी, स्टैट्यूटरी पावर यानी जो सीसीएस सीसीए के तहत दी गई है। और स्टैट्यूटरी पावर इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने जैसे कि एक्सप्लेन किया, स्टैट्यूटरी पावर दो तरीके से आ सकती है आपकी, किसी एक्ट से पावर डिराइव करके अगर आपने रूल्स बनाए हैं, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके रूल्स बनाए हैं। तो क्योंकि सीसीए रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से पावर डिराइव करके प्रेसिडेंट ने बनाया है, तो इसलिए ये क्या है, स्टैट्यूटरी आपके रूल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफिसर अगर कोई परफॉर्म कर रहा है किसी दूसरे ऑफिसर की पोस्ट को, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया किसी पोस्ट का, और वो जो ओरिजिनल पोस्ट है उसके अंदर कुछ स्टैट्यूटरी पावर है, तो जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया है वो उस पावर को, स्टैट्यूटरी पावर को नहीं एक्सरसाइज कर पाएगा। ये कहने का मतलब है ऑफिसर परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ऑफ ए पोस्ट कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर अंडर द रूल्स। तो उस पोस्ट की जो स्टैट्यूटरी पावर है, अगर किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया है, सिर्फ परफॉर्म करने के लिए ड्यूटी दी गई है उस पोस्ट की, तो वहां की वो स्टैट्यूटरी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द करंट ड्यूटीज ऑफ एन अपॉइंटमेंट कैन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर तो एक्सरसाइज कर सकता है अगर एडिशनल पोस्ट मिली गई है किसी और की, लेकिन क्या है, वेस्टेड इन द फुल फ्लैज इनकम्बेंट ऑफ द पोस्ट, बट ही कैन नॉट एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी पावर वेदर दोज पावर आर डिराइव्ड डायरेक्ट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो चाहे वो स्टैट्यूटरी पावर डायरेक्ट एक्ट से लेकर बनाई गई हो या रूल्स रेगुलेशन बायलॉज मेड अंडर द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेकर किसी रूल के तहत, रेगुलेशन के तहत या बायलॉज के तहत बनाया गया हो। तो ये स्टैट्यूटरी पावर क्या है, कोई पर्सन अगर इन एडिशन कोई चार्ज दिया गया, जब तक कि उसका फुल फ्लैज चार्ज ना हो उस पोस्ट का, तब तक उस पोस्ट की स्टैट्यूटरी पावर को डिराइव नहीं कर पाएगा, उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स वाला डिराइव करके स्टैट्यूटरी पावर की बात कर रहा है, उसके अंदर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये आपका एमएचए का ऑर्डर था 24 जनवरी 1963 का, तो ये कहीं बाहर से नहीं है, ये गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन ही है, तो उसमें ही क्लियरली बताया गया है। तो इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करके पावर ली गई वो कौन कौन से हैं, देखिए फंडामेंटल रूल्स, ये आपका स्टैट्यूटरी पावर है। क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी टॉपिक, उसको भी स्टैट्यूटरी पावर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके उसको बनाया गया है। सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, इसको भी क्या बोला गया कि स्टैट्यूटरी रूल्स हैं। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, तो जो भी आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से पावर डिराइव करके प्रेसिडेंट ने बनाया है या किसी एक्ट के तहत कोई रूल बनाया गया है, वो सारे स्टैट्यूटरी रूल्स या स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, और उनको एक्सरसाइज करने के लिए, यानी किसी अथॉरिटी को उन रूल्स के अंदर डिफाइन किया गया है, तो वो पावर वही अथॉरिटी एक्सरसाइज कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो ये बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था और ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, इसलिए आपको समझना जरूरी था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टैट्यूटरी रूल्स की बात भी हो रही थी, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ओरिजिनल हमने पार्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो एक बारी आर्टिकल 309, 310 और 311 को हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 309 मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने कंडक्ट रूल की बात की थी। तो ये क्या कहता है कि रिक्रूटमेंट और जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए किसके पास पावर है रूल्स बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी बातें बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए या उनको भी ऑब्जर्व करते हुए एक्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, एक्ट मतलब यानी कोई एक्ट लाकर, may regulate the recruitment condition of services of person appointed to public services post in connection with the affairs of union or any state। अगर किसी पर्सन को किसी पब्लिक सर्विसेज में या पोस्ट में अपॉइंट किया जा रहा है, चाहे वो यूनियन के अंदर किया जा रहा है या स्टेट के अंदर किया जा रहा है, यानी सेंटर में किया जा रहा है या स्टेट के अंदर किया जा रहा है या यूनियन टेरिटरी में भी किया जा रहा है, किसी में भी किया जा रहा है, तो कोई भी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर का मतलब यह होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, वहां पे असेंबली दोनों है तो दोनों, अगर एक ही है तो जो स्टेट की असेंबली होगी वही। तो ये क्या कर सकते हैं, अपना कोई एक्ट लाकर, कोई स्टैच्यूट लाकर वो क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करना है और सर्विसेज जो कंडीशंस हैं कैसे पे दी जाएगी, किस तरीके से किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, वो सारी बातें जो है रेगुलेट करने का पावर वो जनरली दे रखा है किसके अंदर, वो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के दे रखा है। यानी सेंटर के केस में पार्लियामेंट को और स्टेट के केस में वहां पे जो स्टेट की असेंबली है उसको दे रखा है। अब इसके अंदर लेकिन एक एग्जेम्पशन है या एक तरह से एक यहाँ पे विंडो है। तो यहाँ पे कह रहे प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी कॉम्पिटेंट, लेकिन उसके अलावा क्या है, फॉर प्रेसिडेंट और सच एनी पर्सन एज ही में डायरेक्ट, तो या तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जिसको डायरेक्ट करते हैं, इन केसेस ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन। तो यहाँ पे यानी बेसिकली बता दिया कि प्रेसिडेंट यूनियन के केस में और गवर्नर स्टेट के केस में क्या कर सकते हैं, मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट, the condition of services of the person appointed to such services and post until, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट सेंटर के केस में और गवर्नर जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट के केस में, तो यानी प्रेसिडेंट यूनियन के सेंट्रल गवर्नमेंट में कर सकते हैं ये काम और गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में कर सकते हैं रूल बनाने का काम रिक्रूटमेंट के लिए या सर्विस कंडीशन के लिए। कब, जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर या आपका सेंटर जो लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट या स्टेट का जो लेजिस्लेचर है कोई इस तरीके का गवर्नमेंट यानी रूल को रेगुलेट करने के लिए, इन गवर्नमेंट सर्वेंट को रेगुलेट करने के लिए सर्विस रूल नहीं ले आता या एक्ट नहीं ले आता। तो जब तक ये अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर कोई एक्ट लेकर नहीं आता अपॉइंटमेंट और इन रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए, तब तक प्रेसिडेंट जो है इस तरह के रूल्स को बना सकते हैं। यानी मोटा मोटी बात क्या हुआ, आर्टिकल 309 के अंदर इन्होंने बताया कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो भाई एक्ट लाके सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट कर सकता है। सर्विस कंडीशन का मतलब आप समझे यहाँ पे सब कुछ, रिक्रूटमेंट भी हो गई, उसका पेंशन भी हो गया, यानी स्टार्टिंग से जब आया और एंड तक पूरा जब वो सर्विस के जो भी उसका रिलेटेड मैटर हो गया। तो एक्ट लाकर कोई अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर यानी स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर लेजिस्लेचर लाकर अपना एक्ट बनाकर इन सर्विस कंडीशन को रेगुलेट कर सकता है। लेकिन जब तक ये नहीं काम होता तब तक कौन करेंगे, ये काम प्रेसिडेंट या गवर्नर करेंगे। ये बेसिकली रूल 309 शॉर्ट फॉर्म में बताता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रूल लाएं और जो सर्विस कंडीशन है उनको रेगुलेट करें। आर्टिकल 310 क्या कहता है, तो आर्टिकल 310 कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या हुआ कि जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा या गवर्नर का प्लेजर होगा तो उनके प्लेजर पे ही जो है गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते हैं, जब वो चाहेंगे तो उनको निकाला जा सकता है। तो इस तरीके का यानी जनरल जो है चीजें हैं, लेकिन इसमें भी एक स्कोप है। स्कोप क्या है, बचने का स्कोप है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस करता है, वो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी निकाल सकते हैं और कैसे भी निकाल सकते हैं। तो वहां पे भी उन गवर्नमेंट सर्वेंट को भी एक सिक्योरिटी दी गई है, उनको एक
ये इतनी एक तरह से परमानेंट उनकी पोस्ट रहे, उतना भी दिया गया है। तो क्यों रहे? क्योंकि जो अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट हो उनको भय नहीं होना चाहिए अच्छा काम करने से, इस वजह से उनको प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो कैसे प्रोटेक्शन दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले 310 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, मान लिया कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है और प्रेसिडेंट और जो हमारे गवर्नर है उनके पास पावर है और वो चाहें जब किसी को भी गवर्नमेंट सर्वेंट को निकाल सकते हैं जो इन कैटेगरी में फॉल करते हैं, जनरली सिविल पोस्ट को होल्ड करते हैं या सिविल सर्विसेज में है। लेकिन एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब यह कि इस प्रोविजन को छोड़ दें, इस आर्टिकल को छोड़कर अगर आगे पीछे कहीं पे किसी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है या किसी को किसी प्रोसीजर के तहत निकालने की बात की गई है तो उन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप विदाउट असाइनिंग एनी रीजन या किसी भी केस के अंदर किसी को निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, इसका इंपैक्ट कहां से आता है? इसका इंपैक्ट आता है 311 के अंदर, जहां पे ये कहता है कि आप ठीक है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, लेकिन आप किसी को डिसमिस, रिमूव या रैंक में रिड्यूस करने से पहले क्या करेंगे? ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये यहां से एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बताता क्या है वो देख लेते एक बारी, कि एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, पोस्ट होल्डिंग एनी पोस्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस, सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो इस कैटेगरी के लोग हैं जिसको डिफाइन किया गया, कोई डिफेंस सर्विस में है, कोई डिफेंस के कनेक्शन में कोई पोस्ट होल्ड करता है, कोई सिविल सर्विसेज में है, कोई ऑल इंडिया सर्विस में है, कोई सिविल पोस्ट को होल्ड करता है यूनियन के अंदर, तो वो सारे क्या करेंगे? प्रेसिडेंट के विल पे या उनके प्लेजर पे काम करेंगे। अपने ऑफिस को वो होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से स्टेट गवर्नर जो है, स्टेट में गवर्नर है, उनके प्लेजर पे होल्ड करते हैं स्टेट के अंदर जो सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो सर्विसेज जनरली क्या होता है? सर्विस और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर्विसेज एक स्ट्रक्चर्ड पूरा वे होता है, वो सर्विसेज पर्टिकुलरली एक तरह के फंक्शंस को करते हैं। तो एक तरह के फंक्शंस को करते हैं, जैसे कि हमारा IAS सर्विस है, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उनका एक पर्टिकुलर तरह का काम है। तो उनकी सर्विसेज के स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई गई है, उनका रोल क्या रहेगा, क्या तरीका रहेगा, वो सारी। इसी तरह से आपका IPS है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाएगा। तो जनरली जो सर्विसेज बनाए जाते हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है, उनका एक स्पेसिफिक डोमेन होता है जहाँ पे वो काम करते हैं। लेकिन मान लिया कि कोई सिंगल पोस्ट है, तो कुछ पोस्ट पे अगर मान लो इस तरीके का जो एक जनरल चीज तरीके से नहीं बनाया सकता या स्पेशलाइज चीज नहीं बनाया जा सकता, तो उनको क्या है? वो सिंगल पोस्ट होते हैं। तो जहाँ पे सर्विसेज बोल रहे हैं, सर्विस का मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा उसके अंदर हायरार्की है और किस तरीके से सर्विस होना चाहिए, उसके अंदर ग्रोथ है और इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बता रखा है। लेकिन जहाँ पोस्ट है वो पोस्ट जनरली आप उसको मीनिंग ये समझिए कि वो सिंगल पोस्ट या ऐसे जनरल पोस्ट है जहाँ पे वो गवर्नमेंट सर्वेंट काम करता है। तो ये जो सर्विसेज और ये पोस्ट है इसका ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो सारी यूनियन से कनेक्शन में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रेसिडेंट के विल पर या प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, होल्ड करते हैं ऑफिस को। और इस तरह से कोई सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पे स्टेट के अंदर, तो वो स्टेट में गवर्नर के हिसाब से काम करते हैं या उसके प्लेजर पे काम करते हैं। ये आपका आर्टिकल 3010 का फर्स्ट पार्ट कहता है। अब इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है? सेकंड पार्ट यानी इसका कहते हैं क्लॉज 2। आर्टिकल के अंदर क्लॉज 1, क्लॉज 2 इस तरह से पढ़ा जाता है और इसका जो नीचे वो सब क्लॉज कह सकते हैं आप। और जहाँ पे प्रोवाइडेड लिखा होता है उसको प्रोवाइजो बोलते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म अगर आपको पता रहेगी तो आप जैसे कोर्ट के जजमेंट्स आपके पास आते हैं तो उनको आप समझ पाएंगे, उनको पढ़ पाएंगे। चलिए, ये कह रहा है कि नॉट स्टैंडिंग दैट ए पर्सन होल्डिंग ए सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर और ऑफ द स्टेट। तो वो कह रहा है कि मान लिया कि ठीक है, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लेजर पे पर्सन जो है सिविल पोस्ट या सिविल सर्विस को होल्ड करते हैं, उसके बावजूद नॉट स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ठीक है, मान लिया कि प्लेजर है तभी कोई होल्ड कर रहा है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एब्सोल्यूट पावर है ये भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के अंदर। वो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, कुछ चीजें बताई जिसके अंदर पर्सन को या गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोटेक्शन दी गई है।
एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ, तो कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट या पर्सन जो इनका मेंबर नहीं है, यानी वो ना तो डिफेंस सर्विस का मेंबर है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट वो ना डिफेंस के अंदर है, ना ऑल इंडिया सर्विस का वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ना किसी सर्विस का यूनियन या स्टेट के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उस केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया जाता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ए पर्सन इज अपॉइंटेड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू होल्ड सच ए पोस्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अंदर का कहीं प्रोविजन दिया होगा उनको अपॉइंट करने के लिए, और उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है टू होल्ड सच ए पोस्ट, उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, इफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर डीम्स इट नेसेसरी, तो अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहें तो और उन्हें नेसेसरी लग रहा है, इन ऑर्डर टू सिक्योर द सर्विसेज ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल क्वालिफिकेशन, तो इस स्पेशल क्वालिफिकेशन की वजह से क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ हिम कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन दे सकते हैं, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ एग्रीड पीरियड, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एग्रीड पीरियड जो था उससे पहले दैट पोस्ट इज अबॉलिश्ड, उस पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया, और ही इज रिक्वायर्ड टू वेकेट दैट पोस्ट, और किसी वजह से जो कि उसके मिसकंडक्ट का रीजन नहीं होना चाहिए उस गवर्नमेंट सर्वेंट का, उसको खाली करवा दिया गया, तो उसको कॉम्पनसेशन देने का प्रोविजन भी किया जा सकता है। तो इसको अगर सिंपल भाषा में बात करें कि प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है कि किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी पोस्ट के लिए, तो उसके साथ अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, और जहां पे पोस्ट उसको होल्ड करना था किसी टेनर के लिए, लेकिन उस टेनर से पहले क्या किया गया, उस पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया, या उस पोस्ट को उसको खाली करा लिया गया। खाली कराने का रीजन उस गवर्नमेंट सर्वेंट का मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है और उनको गवर्नर को स्टेट के केस में लग रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको कंपनसेशन उस गवर्नमेंट सर्वेंट को दे सकते हैं उस सर्विस में वैकेट करने की वजह से या उसको अबॉलिश करने की वजह से। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कि डिफेंस सर्विस में नहीं है, ऑल इंडिया सर्विस में नहीं है, सिविल सर्विस में नहीं है, उसको अगर निकाला जा रहा है एक तरीके से, तो उस केस में उसको कंपनसेशन देने की बात यहाँ पे रखी गई है। तो इसलिए जो हम देख रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, वहां पे कहीं ना कहीं एक स्कोप गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का भी दिया गया है। अब 311 जो है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो 311 जो है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कैसे देता है वो देख लेते हैं। 311 कहता है कि अगर किसी को आप गवर्नमेंट सर्वेंट को आप डिसमिस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या रैंक में रिड्यूस कर रहे हैं, यानी जिस पोस्ट पे उससे नीचे पोस्ट पे उसको ले जा रहे हैं, ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर यूनियन और स्टेट, ऐसे पर्सन को जो क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ पे, यूनियन में या स्टेट के अंदर, तो उस केस में क्या प्रोविजन रहेगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो नो पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ, तो वही सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऊपर बात कर रहे थे जिनके लिए एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उन गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नो पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज और यूनियन, ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविल सर्विस ऑफ स्टेट, सिविल पोस्ट ऑफ अंडर यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी। तो कोई ऐसी अथॉरिटी जिसने उसको अपॉइंट किया, उसका सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो है उसको डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता। तो पहली कंडीशन ये बताए कि कौन जो अथॉरिटी है डिसमिस या रिमूव कर सकता है। तो इसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया कि जिसने एक गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया उससे नीचे की अथॉरिटी तो उसको डिसमिस या रिमूव नहीं कर पाएगी। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इसीलिए जिसने अपॉइंट किया है उससे नीचे की अथॉरिटी उसको डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकती। पहला क्राइटेरिया ये बना है, क्योंकि होता क्या है कभी कभार क्या होता है किसी के खिलाफ कोई अगर साजिश की गई तो कोई दूसरा ऑफिसर उसको रिमूव कर सकता है। तो जूनियर लेवल का ऑफिसर उसको रिमूव ना करे, एक हायर लेवल पे ये एज्यूम किया जाता है कि ज़्यादा सिंसियरिटी और ज़्यादा सिवियरिटी के साथ चीज़ों को देखा जाएगा, इसलिए ये पावर दी गई कि जब भी रिमूव किया जाएगा या डिसमिस किया जाएगा तो जिसने अपॉइंट किया है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को उससे नीचे की अथॉरिटी तो उसको रिमूव या डिसमिस नहीं कर पाएगी। ये एक प्रिंसिपल बन गया। सेकंड क्या है
नो सच पर्सन एज ऑफिसर शैल बी डिसमिस, रिमूव्ड और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर। तो कह रहे कि अगर आप डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो उस केस में ये चीजें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। अब ये चीजें क्या फॉलो करनी पड़ेंगी कि बिना इनको किए हुए किसी भी पर्सन को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस नहीं किया जा सकता रैंक के अंदर। तो वो क्या कहते हैं कि एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम, जिसके अंदर उसके खिलाफ क्या चार्जेस हैं उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस किया रैंक के अंदर, आपने इंक्वायरी नहीं की या आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया चार्जेस के बारे में, या तीसरा वो कह रहा है कि गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी उसको सुनने की, यानी अगर वो अपनी बात कहना चाहता था या नहीं भी कहना चाहता तब भी आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी। और आपने अगर ये 3 स्टेप में से या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ स्किप कर दी, तो अगर आप किसी को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का वायलेशन हो जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, जो आपने जिसके तहत उसको डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस किया था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को मानना, उसको पूरी तरह से फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट की, जो इस मैटर को डील कर रहा है। अगर उसने सही से डील नहीं किया तो वो ऑर्डर चैलेंज होगा, तो वो डिसमिस हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोटेक्शन भी देता है गवर्नमेंट सर्वेंट को जिसके खिलाफ ये चार्जेस चल रहे हैं, प्रोसीजर चल रहा है, कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्वायरी और चार्जेस के बारे में इंफॉर्म करना और एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना, ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर। फिर प्रोवाइडेड दैट कह रहे हैं, प्रोवाइजो में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज प्रपोज्ड आफ्टर सच इंक्वायरी। अब इंक्वायरी आपने कर दी, ठीक है, टू इम्पोज अपॉन हिम एनी सच पेनल्टी, और अब इंक्वायरी के बाद आप उसके ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज करना चाहते हैं। सच पेनल्टी में बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड ड्यूरिंग सच इंक्वायरी। तो जब आप इंक्वायरी करेंगे तो कैसा इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के अंदर आप कुछ एविडेंस देंगे, कुछ एविडेंस जो पर्सन जिसके खिलाफ चार्जेस चल रहे हैं वो भी कुछ एविडेंस लाएगा, तो सारे इन एविडेंस के बेसिस पे ही आप इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी के अंदर ये जो एविडेंस एड्यूस किए गए, मतलब लाए गए, जिनको प्रेजेंट किया गया इंक्वायरी के दौरान, अगर इस तरीके का आपने इंक्वायरी कर ली और इस तरह की पेनल्टी को आपने इम्पोज करना चाहते हैं, और पेनल्टी के दौरान जो भी एविडेंस लाए थे उन एविडेंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं, और वहां पे आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे यही बताया गया है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव सच पर्सन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज। यानी आपने इंक्वायरी के बेस पर और जो एविडेंस इंक्वायरी के दौरान दिए गए थे उनके बेसिस पे अगर कोई पेनल्टी प्रपोज की है तो उस पेनल्टी के खिलाफ आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका देने की जरूरत नहीं है, जो भी चार्ज ऑफिसर है या डेलिक्वेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चल रही है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तो ये आपका फर्स्ट प्रोवाइडेड हुआ तो इसको फर्स्ट प्रोवाइजो बोलेंगे, ये सेकंड फर्दर प्रोवाइडेड दैट हुआ तो ये आपका सेकंड प्रोवाइजो है, तो ये पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये सेकंड प्रोवाइजो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई, यानी ऊपर जो ये बातें इंक्वायरी और इन्फॉर्म करने की और ये सारी बातें बताई गई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने की, ये कह रहा है कि ये क्लॉज यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अब ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता वो देख लेते, 3 केसेस। वो कह रहा है कि वेयर ए पर्सन इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड, reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on criminal charge। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर किसी कंडक्ट की वजह से क्रिमिनल चार्ज लग गया और उसके अंदर उसकी सजा हो गई, कन्विक्शन हो गया, उसको सजा हो गई, ठीक है, और उसके बेसिस पे अगर उसे रिमूव या रिड्यूस किया जा रहा है तो वहां पे वो कह रहा है इस इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जरूरत किसकी है, क्या सिर्फ अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग गए तो उसी के बेसिस पे हम किसी को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक केस आया जिसके अंदर क्या हुआ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट था,
उसके ऊपर सर्विस में था, वो बीच में क्या हुआ, कुछ सालों बाद जब सर्विस में था उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग गया और कोर्ट के अंदर उसको सजा सुना दी गई। उसी ऑर्डर के बेसिस पे क्या किया, उसको डिपार्टमेंट ने निकाल दिया, सर्विस से डिसमिस कर दिया, सिर्फ उस ऑर्डर के बेसिस पे। तो क्या इस केस के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है उसको सही तरह से अप्लाई किया गया, इसके बारे में हम एक जजमेंट से, एक कोर्ट का जो डिसीजन था उसके बारे में भी अभी हम आगे भी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, यह मैं समझाऊंगा। तो उस केस में ऐसा क्या होना चाहिए था या कुछ और भी मौका देना चाहिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लॉज बेसिकली लेकिन क्या कहता है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर किसी क्रिमिनल चार्ज के लगने से उसका कन्विक्शन हो जाता है, उसको सजा दे दी जाती है, ठीक है, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज, अगर किसी पर्सन को डिसमिस किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है कंडक्ट की वजह से, उस कंडक्ट की वजह से जिसकी वजह से उसको क्रिमिनल चार्ज लगा के सजा सुनाई गई है, तब उस केस में इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रोविजन कहता है, जिसका मीनिंग होगा। लेकिन इसके अंदर किस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है वो हम देखेंगे। तो हिंट देता हूं मैं आपको, इसके अंदर हमें कंडक्ट को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि हर केस में आपने क्या किया, उस पर्सन को, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को आपने क्या किया, निकाल दिया। उसका कंडक्ट देखना पड़ेगा, कंडक्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इंक्वायरी करनी है नहीं करनी है। कंडक्ट ध्यान में रखें, जजमेंट को मैं आपको उसका डिटेल बता दूंगा। सेकंड कहता है वेयर द अथॉरिटी एम्पावर टू डिसमिस ए और रिमूव ए पर्सन और टू रिड्यूस हिम इन रैंक इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। या दूसरा जो अथॉरिटी एम्पावर्ड है किसी को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, वो सेटिस्फाइड है किसी वजह से, किसी भी रीजन कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर वो राइटिंग में लिखेंगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इस केस के अंदर इंक्वायरी की जाए। तो उस केस के अंदर भी यानी जो है बिना इंक्वायरी के, या ऊपर जो प्रोसीजर बता रखा है, ये क्लॉज में बता रखा है यहाँ पे, ये सब काम करना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बता रहे हैं। वेयर द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सेटिस्फाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो जहां पे सिक्योरिटी का अगर कोई खतरा है, उस केस में भी अगर ये पॉसिबल नहीं है, एक्सपीडिएंट नहीं है कि इंक्वायरी की जाए, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के सेटिस्फैक्शन पर ये इंक्वायरी को नहीं कंडक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। और उस केस में क्या होगा, बिना इंक्वायरी के या बिना इन प्रोसीजर को फॉलो किए हुए 311 के ये काम किया जा सकता है, रिमूव, डिसमिसल या रिड्यूस इन रैंक का। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक बैलेंस व्यू रखा गया है। कहीं पे एक तो बताया कि इन जनरल तो क्या है, ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जहां पे ये पॉसिबल नहीं होगा, वहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नर का पावर होगी कि बिना इंक्वायरी किए भी किया जा सके। तो इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है? इससे फायदा ये है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो ईमानदार है उसको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन जहाँ पे जो बेईमान है, जो अगर किसी तरह के क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, तो उसको क्या है, उसको भी रिमूव करने के लिए पावर प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास हो, ऐसा भी एक प्रोविजन रखा गया। तो एक बैलेंस्ड पूरा रखा गया है यहाँ पे। आर्टिकल 311 का ये जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सर्वेंट सच पर्सन और ऑफिसर ए क्वेश्चन अराइजेस वेदर इट इज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी द डिसीजन देयरऑन ऑफ द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव और रिड्यूस इन रैंक शैल बी फाइनल। तो इसमें यह बताया गया है इसके अंदर क्लॉज के अंदर कि अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये रीजनेबल और रीजनेबली प्रैक्टिकेबल है कि नहीं कि ऐसी इंक्वायरी की जाए, तो इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए जो भी अथॉरिटी एम्पावर्ड है या डिसमिस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एम्पावर्ड है, उसका डिसीजन फाइनल होगा। यानी उसको अगर लगता है कि उस अथॉरिटी को कि प्रैक्टिकेबल नहीं है इस तरह की इंक्वायरी को होल्ड करना, तो उस केस के अंदर वो फाइनल डिसीजन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जो अथॉरिटी एम्पावर है डिसमिस करने के लिए, रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए रैंक में, अगर उसको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकेबल नहीं है इस तरह की इंक्वायरी करना, तो वो उस तरह की इंक्वायरी छोड़ सकता है। और ये पावर इनफैक्ट ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ा एक रूल है। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोटेक्शन गवर्नमेंट सर्वेंट को भी
और किस तरीके से किन केसेस के अंदर गवर्नमेंट को एक बेनिफिट दिया गया या एक स्कोप दे रखा है जहां पे जो खराब गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको निकाला जा सके, ये पूरा बैलेंस करके 311 के अंदर बताया गया है। तो देखा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर किस तरीके से तीनों आर्टिकल के अंदर किस तरीके से किया करना है कि सर्विस कंडीशन को मैनेज करना है, और किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, और किस तरह से स्कोप भी है निकालने के लिए जो खराब है। तो ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा, तो फर्स्ट सोर्स को। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ जजमेंट की, जो मैं बात कर रहा था उसके। एक क्वेश्चन अराइज हुआ, वेदर ए केस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन क्रिमिनल चार्जेस, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगाकर उसको सजा सुनाई दी गई, तो क्या उसको स्ट्रेट अवे वैसे ही उन ऑर्डर के बेसिस पे ही, जो कोर्ट का जजमेंट था उसके बेसिस पे ही हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ये हम बात करेंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वेयर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज सच एज ही डिजर्व द पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक। तो सेकंड प्रोवाइजर, तो एक पहली बात सेकंड प्रोवाइजर जहां पे बोला है कि कंडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि किसी को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस करना है रैंक को अगर कंडक्ट के बेसिस पे, तो आप उसका कंडक्ट तो देखेंगे। तो यही बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द सेकंड प्रोवाइजर, जो सेकंड प्रोवाइजर है, विल अप्लाई, वो तभी अप्लाई होगा ओनली वेयर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सच, जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का कंडक्ट इस तरीके का है कि उसको डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस कर दिया जाए, तभी ये प्रोवाइजर अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है कि कंडक्ट को आपको देखना ही पड़ेगा। अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज लगाए गए, उसके बावजूद आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो कंडक्ट क्या इस तरीके का है जिसके बेसिस पे उसे डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस किया जाए रैंक के अंदर। तो ऐसा नहीं कि बिना को कंडक्ट को आप पर यूज किए हुए उसको देखे बिना आप रिमूव कर दें। तो सिर्फ ऑर्डर के बेसिस पे आप स्ट्रेट अवे नहीं इसको रिमूव कर सकते गवर्नमेंट सर्वेंट को। इफ द कंडक्ट इज सच एज टू डिजर्व ए पनिशमेंट, अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट का कंडक्ट इस तरीके का है कि उसको पनिशमेंट देना है, पनिशमेंट कौन सा पनिशमेंट, डिसमिस करने का, रिमूव करने का, रिड्यूस करने का, तब जो है सेकंड प्रोवाइजो काम में आएगा या तब वो इम्पैक्ट में आएगा। अगर उसका कंडक्ट इस तरीके का नहीं है तो सेकंड प्रोवाइजो जो है प्ले में नहीं आएगा, और उस केस में आपको इंक्वायरी और बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। तो बिफोर डिनाइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इंक्वायरी, तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंक्वायरी का, उसको डिनाई करने से पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा वेदर द कंडक्ट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट इज सच एज जस्टिफाइज द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रिड्यूस इन रैंक। तो क्या उस गवर्नमेंट सर्वेंट का कंडक्ट इस तरीके का है जिसकी वजह से उसके ऊपर डिसमिसल, रिमूवल या रैंक में रिड्यूस करने की पेनल्टी इंपोज की जाए। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी केस के अंदर, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर अगर किसी को सजा हो गई गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो आप उसको डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस कर देंगे बिना इंक्वायरी करवाए हुए। ठीक है, तो यह इसी के ऊपर चर्चा है और यही इसके बारे में यहाँ बता रखा है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी हुई, अब एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, जो मैंने केस बता रहा था, उसको उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे, उसके अंदर उसको सजा सुनाई दी गई और उसको डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस करने का जो बेस बनाया गया उसको ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को ही बनाया गया, तो और उसको कोई इंक्वायरी नहीं की गई। उस मैटर में क्या, वो बंदा रिटायर हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो गया, और उसके पेंशन बेनिफिट जो है वो भी होल्ड कर लिए गए या उसको डिनाई कर दिया गया। तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्ट ने बोला है। अब ये यहाँ पे क्योंकि साथ में ये बात चल रही है तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पेंशन और रिटायरल बेनिफिट्स हैं, यानी रिटायर होने पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको कोई आसानी से नहीं ले सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लिया है, द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ए फर्म व्यू दैट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेंशन एंड अदर पोस्ट रिटायर्ड बेनिफिट्स आर नॉट बाउंटी, ये किसी तरह की खैरात नहीं है, बट ए प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट प्रोविजन ऑफ लॉ। तो बिना किसी लॉ के, बिना किसी रूल के इन्वोक किए हुए आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो पोस्ट रिटायर बेनिफिट्स है उसको मना नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की मिस्टेक्स भी कई डिपार्टमेंट में होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि आप किसी के पेंशन या पोस्ट रिटायर बेनिफिट्स को रोक नहीं सकते जब तक कि आप इंक्वायरी करा के प्रॉपर तरीके से तब कोई एक्शन ना ले। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। देखिए ये जो मैं यहाँ पे जजमेंट कोट करता हूँ, ये आप अपने ऑफिस में अपने जब कोई डील कर रहा है इस तरह के केसेस को, तो वहाँ पे भी कोट कर सकता है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से मैं लेके यूज़ करता हूँ इसको।
ऐसा नहीं कि ये कहीं से पढ़ा और उठा लिया, ये कोर्स जो जजमेंट है उनको वहाँ से कोट किया गया है। तो ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स है लेके बनाया होता है। तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं अपने ऑफिस में नोटिंग ड्राफ्टिंग के तहत, या कोई इस तरह का मैटर डील कर रहे हैं तो। अब इसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की भाई मौका देना, नेचुरली जो चीज़ें किसी को अवेलेबल होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब कि इसके दो जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, एक तो ये कि कोई भी अपने केस के अंदर जज नहीं हो सकता, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, यानी नो बडी कैन बी जज इन इट्स ओन कॉज, अपने ही कॉज के अंदर, अपने ही मैटर के अंदर कोई भी जज नहीं हो सकता। और दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी हियर द अदर साइड, भाई दूसरी साइड भी तो सुनो। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्विन पिलर माने गए हैं और कई केसेस के अंदर, कई जजमेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हियर द अदर साइड और कोई भी अपने केस के अंदर जज नहीं हो सकता, इसका एक रिफ्लेक्शन जो देखने को मिलता है वो आपके आर्टिकल 311 में मिलता है। क्योंकि इंक्वायरी करवाओ, जो चार्ज ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करो, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो ये तो डायरेक्ट आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम या हियर द अदर साइड का प्रिंसिपल ही है। तो यहाँ पे आर्टिकल 311 के अंदर भी एक तरीके से आपको जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो यहां से भी एक तरह से हिंट लेके बनाया गया है। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दैट आर रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 311 फ्रॉम द वेरी बेडरॉक ऑफ आर्टिकल 14, और ये जो है आर्टिकल 311 में से लिया गया है। और दूसरा क्या है, ये आर्टिकल 14 का एक बेडरॉक है, या जिसके ऊपर आर्टिकल 14 बना हुआ है। क्यों आर्टिकल 14 बना हुआ है? कि अगर मान लो आपने किसी को मौका नहीं दिया, उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी नहीं की, तो इसका मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, उसके खिलाफ आप एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अप्लाई कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसके लिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी को आपने कुछ अच्छा प्रेफरेंस दिया, किसी को आपने गलत प्रेफरेंस दिया, आपने दो लोगों को अनइक्वल ट्रीट कर दिया। तो जब दो लोगों को आप अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो वो किसका वायलेशन हो गया? आपका ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो गया। और राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 14 है। ठीक है, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक तरीके से बोला गया है कि ये आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेडरॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। एंड एनी वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल टेंटा अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर दिया गया तो वो क्या होगा? वो वायलेशन आर्टिकल 14 का ही माना जाएगा। Denial of principle of natural justice to a public servant can invalidate a decision taken on the ground that it is hit by the vice of arbitrariness। तो इसका मतलब अगर किसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आप डिनाई कर रहे हो तो वो किसका डिनाइल हो गया? वो इक्वालिटी का डिनाइल हो गया, या एक तरीके से वो आर्बिट्रीनेस आपने अप्लाई किया, वहां पे आपने एक अपनी मनमर्जी का दिखाया कि आपको मन किया तो आपने कुछ किया, मन किया तो नहीं किया, वहां पे आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो उस केस में जो भी डिसीजन होगा वो इनवैलिड हो जाएगा या वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 14 को इसीलिए ये भी बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। ठीक है, तो बाकी और डिटेल में इतना मैं नहीं बताता, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया बता दिया है। इसके जो ट्विन प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया आपको। ट्विन प्रिंसिपल का मतलब कि कोई भी अपने केस के अंदर जज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि मान लो आप राइटर हैं, एक कमेटी बनाई गई जो राइटर्स की बुक को सिलेक्ट करके उनको आगे रिवार्ड के लिए, किसी प्राइज के लिए प्रपोज कर रहा है। अब आपने अपनी एंट्री भी उसके अंदर की गई है कि आप भी चाहते हो वो प्राइज आपको मिल जाए, तो आप उस कमेटी के पार्ट नहीं हो सकते जो बुक को सिलेक्ट करके आगे प्राइज के लिए भेज रहा है। अगर आप उस कमेटी के मेंबर हो गए और आपकी बुक भी प्राइज के लिए नॉमिनेट हो गई तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा और ये एक आर्बिट्री जो है डिसीजन हो जाएगा, और इस तरीके का डिसीजन फिर क्या है? नल एंड वॉइड हो जाएगा, यह आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी कोई केस होता है तो सीधा सा प्रिंसिपल ये है कि आपके केस को कोई और जज करे, आप खुद अपने केस के जज नहीं होने चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब ये कि हियर द अदर साइड, भाई दूसरी साइड भी सुनो, दूसरी साइड सुनो। इसीलिए आपका जब सीसीए रूल के तहत प्रोसीडिंग चलती हैं तो आपको एक मौका दिया जाता है, आपको मतलब यानी जो भी चार्ज ऑफिसर होता है उसको मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात को रख सके।
क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें डिपार्टमेंट के नॉलेज में आई है, जो डिपार्टमेंट के सामने लाई गई हैं, उसका अलग ही रिलेवेंस हो, यानी उसका कुछ और मतलब सामने निकल रहा हो। लेकिन जब गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उस चीज़ को एक्सप्लेन करे, जो चार्ज ऑफिसर है एक्सप्लेन करे, तो उसका कुछ और मीनिंग निकले। तो इसी वजह से कभी भी बात सुनी जानी चाहिए तो दोनों ही तरफ से सुनी जानी चाहिए। इसीलिए इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक पिलर माना गया है, उसका एक बहुत ही अहम अंग माना गया 2 पिलर में से। The principle of natural justice are those principles which are laid down by the court as being minimum protection of rights of individual against arbitrary procedure। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो आर्बिट्री प्रोसीजर के अगेंस्ट मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ राइट माना गया उस इंडिविजुअल का, कि ये मिनिमम काम है जो करना ही करना है। लेकिन जहां पे स्पेसिफिकली प्रोसीजर बताया गया है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जनरली वहां पे अप्लाई किया जाता है जहां पे कोई पहले से प्रोसीजर नहीं बताया गया है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरी पार्टी को मौका देंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका देंगे और सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे स्टैट्यूट के अंदर, एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर बताया गया कि ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो आपको उसी वे में उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आप वहाँ पे अलग से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, जहां पे स्टैट्यूट अपना ही प्रोसीजर बताता है कि ये प्रोसीजर फॉलो करो, तो वहां पे आप वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बारी देख लेते हैं, मैंने थोड़ा इसके अंदर डिटेल में भी बता रखा है कि किस किस केसेस के अंदर ये आपका जो प्रिंसिपल इन इट्स ओन कॉज वायलेट हो सकता है, उसके बारे में यहाँ बता रखा है। तो जैसे कि इंटरेस्ट किस तरीके हो सकता है, पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया भी है ऑथर वाला केस। ऑथर में क्या है, उसको ये लग सकता है कि भाई मेरे को मॉनेटरी फायदा है, अगर मेरी बुक चली जाएगी तो मॉनेटरी फायदा है। तो जज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी अपने कॉज के अंदर एक तो पिक्यूनरी कॉज हो सकता है, किसी का कोई पर्सनल कॉज भी हो सकता है कि भाई किसी फ्रेंडशिप की वजह से, कोई रिलेशनशिप की वजह से, उस वजह से भी अपने कॉज में अगर उसी केस में खुद ही जज बना हुआ है तो वो भी एक जो है वायलेशन माना जा सकता है। तो जो वायलेशन है वो सिर्फ पिक्यूनरी यानी पैसे से रिलेटेड नहीं है कि आप जहाँ पे आपको पैसे का बेनिफिट रहा है वहीं पे आपको दूर रहना है। अगर आप किसी तरह से किसी को जानते भी हैं और उसका मैटर आप डील कर रहे हैं, उसमें डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको भी आपको नहीं करना है। ये भी एक तरीके का जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने का तरीका है। ऑफिशियल वे में अगर आपने कोई एक्ट बनाया, कोई रूल बनाया और फिर उसके जो भी ग्रीवांसेस या उसकी कमियां आपके पास ही डील करने के लिए आती है, तो उस केस में भी आपको जो है वो ये माना जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो सीपीआईओ है, सीपीआईओ ने क्या किया, अपना आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन दी, अब उसकी अपील आ गई। अगर वो अपील जो है वो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी डील करने की बजाय उसके अंदर सारी बातें जो है सीपीआईओ लिख के दे दे अपील के अंदर, तो वो क्या होगा, इस तरीके का ऑफिशियल जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। यानी ऑफिशियल कैपेसिटी में किस तरीके से वायलेशन हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के में, ये वो मैटर बन जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो जब भी आप कहीं किसी मैटर को डील कर रहे हैं, तो एक तो वहां पे आपका खुद का मैटर जिससे आपको पिक्यूनरी यानी पैसे से रिलेटेड बेनिफिट हो, आपको वो नहीं करना है। पर्सनल कोई बंदा आ गया, आप उसका मैटर हैंडल कर रहे हो, उसके केस में आप जज बने हुए हैं, तो वो भी नहीं करना है। यानी आप मान लो आपका दोस्त है, दोस्त की कोई फाइल है और अब वो फाइल आपके पास होगी, तो आपको अवॉइड करना है, वो किसी और को देना है हैंडल करने के लिए। ऑफिशियली आपने कोई रूल इंप्लीमेंट किया है तो उसकी जनरली ज़्यादातर जो कंप्लेंट है या उसके जो ग्रीवांसेस हैं वो किसी और के पास जाएं, ये ऑफिशियल कैपेसिटी में ये मतलब है। और ऑडी आल्टर्म पार्टम का तो तरीका आपको बता दिया कि दूसरी साइड को सुनना है। अब दूसरी साइड को सुनने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने बोला कि आप अपनी बात बताओ और आपने उसका जो भी उसने कहा सुन कर छोड़ दिया। सुनने का मतलब इफेक्टिव हियरिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव हियरिंग का मतलब कि आप उसकी बात को एग्जामिन भी करेंगे, उसको फेयर हियरिंग भी देंगे, बायसनेस से नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव हियरिंग की, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बता रहे हैं। प्रायर नोटिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप पहले से ही क्या डिसीजन लेना चाहते हैं वो बताएंगे। जैसे कि सीसीए रूल के अंदर किसी के खिलाफ क्या जो पेनल्टी ये प्रपोज की जा रही है उसका बताया जाता है कि हम ये पेनल्टी आपके खिलाफ प्रपोज कर रहे हैं, आपको जो चीज़ें बोलनी है आप बोलो। तो आप सारे बताएंगे कि इस तरीके से हमारे सामने ये सर्कमस्टांसेस आए, ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व की और ये चीज़ें जो है
एक्शन आपका जो है हमें लगता है कि ये वायलेशन है कंडक्ट रूल का, तो आप बताओ आपको क्या कहना है। तो प्रायर नोटिस डिसीजन मेकिंग का आपको बताना है। नोटिस टू इंडिकेट एविडेंस बीइंग रिलाइड अपॉन, तो सीसीएससीसी में अगर कोई आप किसी एविडेंस को उसके खिलाफ यूज करना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, तो उसको ये भी बताएंगे कि ये एविडेंस हमारे पास है जिसको हम रिलाई करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा क्योंकि उसका राइट है उसके बारे में जानने के लिए। द नोटिस मस्ट बी विद रेफरेंस टू द चार्जेस ऑन द विच प्रोसीडिंग्स आर टू बी हेल्ड, तो जो नोटिस है उसके अंदर चार्जेस भी बताने पड़ेंगे कि जिसके लिए जिन चार्जेस की वजह से उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगी उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। और जो ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा रहा, डिपार्टमेंट अगर उनको रिलाई नहीं कर रही है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन, तो राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी होगा कि अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करना चाहता है कि अपॉर्चुनिटी वो चाहता है तो वहाँ पे राइट अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन भी है, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है किसी मटेरियल के अगेंस्ट या किसी प्रोसीजर के अगेंस्ट भी। रीजनेबल टाइम टू फाइल रिप्लाई, अपनी रिप्लाई फाइल करने के लिए भी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, उस चार्ज ऑफिसर को मौका देना है, रीजनेबल टाइम देना है। ग्रांट ऑफ पर्सनल हियरिंग, अगर वो पर्सनल हियरिंग मांग रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी भी देनी है उसके लिए भी। क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका देना है। राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, अगर वो चाहता है और प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है केस को उसके खिलाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, अगर वो एक लीगल पर्सन है तो जो सामने चार्ज ऑफिसर है उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेशन का मौका देना है, यानी वो भी किसी वकील को या एडवोकेट को रख सके ऐसा मौका देना है। इसके अलावा मेन जो दो पिलर हैं आपके तो यही हैं, ऑडी अल्टरम पार्टम और नो वन कैन बी जज इन इट्स ओन केस, ये दो हैं। लेकिन इसका एक रिफ्लेक्शन कह सकते हैं या इसका इन्फ्लुएंस तीसरा जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन डिसीजन में भी है कि अगर आप कोई ऑर्डर पास करते समय सारे रीजन नहीं दे रहे हैं तो वो भी एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन माना जाता है, उसको भी आर्बिट्री माना जाता है या डिस्क्रिशनरी माना जाता है और वो आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाता है। तो इस वजह से जब भी कोई ऑर्डर पास किया जाए जो खासकर क्वाशी जुडिशियल और नेचर के अंदर, क्वाशी जुडिशियल मतलब जैसे कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आरटीए के तहत पास कर रहा है या सीसीए रूल में किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया तो वो रीजन या स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लिया कि आरटीआई के तहत किसी ने सीपीआई ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसको मना कर दिया, उसने अपील में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास चीज़ें भेज दी, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सारी बात लिखेगा कि ये फैक्चुअल सिचुएशन के अंदर ये आरटीआई आई थी, उसके अंदर ये चीज़ें मांगी गई थी, सीपीआई ने इन ग्राउंड्स पे उसके अंदर ये दिया और ये सब चीज़ें रिजेक्ट कर दी। प्रोविजन ये कहता है, यानी आरटीआई एक्ट का प्रोविजन ये कहता है और ये प्रोविजन इसमें एग्जाम्पशन बताता है, मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, कोर्ट के जजमेंट ने ये चीज़ें बताई है, तो सारी बातें इंक्लूड करने के बाद आपने बोला कि इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये निकलता है कि इस तरीके का होना चाहिए था, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो ये होता है स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन डिसीजन, जहाँ पे आपने सारी बातों को कंसीडर किया और उसके बेसिस पे आपने डिसीजन दिया। अगर आपने एक लाइन में या दो लाइन में बोला क्योंकि जो सीपीआई ने किया था वो बिल्कुल करेक्ट था इसलिए इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको डिसमिस करता हूं, तो आपका वो जो ऑर्डर है वो भी एक तरीके से आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया और उसको फिर नल एंड वॉइड भी ट्रीट किया जा सकता है या कराया जा सकता है जजमेंट के अंदर, रिट पिटीशन के अंदर। तो इसलिए आप चाहे ऑफिस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं या क्वासी जुडिशियल पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, हर जगह आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर या रीजन डिसीजन देना चाहिए। ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी कब होगा, मैंने बता दिया कि अगर स्टैट्यूट ही अपना बताता है कि ये प्रोसीजर फॉलो करना है तो उस केस में आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये था इंट्रोडक्शन सीसीए रूल का। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको डील करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा अदरवाइज। तो नेक्स्ट सेशन में बाकी हम मेन इस रूल को सीसीए रूल को स्टार्ट करेंगे और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इस इंट्रोडक्शन तक ही फर्स्ट सेशन में इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।